हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलन डिजिटल। इस लेक्चर में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक मीडियम। ये आप लोगों को ज़रूर पता होगा कि किसी भी कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच का स्पेस अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम से रिप्लेस किया जाता है तो जो नया कैपेसिटेंस है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम्स हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक कैपेसिटर है और उसका कैपेसिटेंस लेट्स से C0 है। अब आपने क्या किया कि कैपेसिटर प्लेट्स के बीच का जो स्पेस है उसे किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम से रिप्लेस किया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो नया कैपेसिटेंस जो है वो KC0 यहाँ पर हो जाएगा। इस लेक्चर में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि अगर हम लोग कैपेसिटर प्लेट्स के बीच का जो स्पेस है उसे लेट्स से पार्शियली फिल कर दें या फिर हम लोग मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक्स के साथ यहाँ पर रिप्लेस करें उस स्पेस को, तो नया कैपेसिटेंस किस तरीके से फाइंड आउट किया जा सकता है। तो डिफरेंट केसेस के थ्रू हमने आपको इसको दिखाने की कोशिश की है। तो लेट्स से यहाँ पर केस नंबर 1 जो है आपके सामने, उसमें हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया है कुछ इस तरीके का कॉम्बिनेशन कि आपके पास यहाँ पर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और आपने क्या किया है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में जो स्पेस होगा, प्लेट्स के बीच का जो स्पेस होगा, उसमें एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट किया है जिसका कांस्टेंट यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो K है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर नया कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है कि नया कैपेसिटेंस यहाँ पर कितना होगा। तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, इन कैपेसिटर प्लेट्स के बीच का जो रीजन है इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ। एक आपका लेफ्ट पार्ट है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब के जो लेफ्ट में आपका रीजन होगा वो, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब खुद है और एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब के राइट वाला रीजन है। तो लेफ्ट वाले रीजन को अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो उसे मैं क्या कर सकता हूं, यहां पर एक कैपेसिटर की तरह ट्रीट कर सकता हूं जिसका कैपेसिटेंस लेट्स से C1 है और जो सेपरेशन होगा प्लेट्स के बीच में C1 कैपेसिटर के लिए वो हम लोगों ने यहां पर X से डिनोट किया है। अब हम लोग आ जाते हैं डाइलेक्ट्रिक स्लैब वाले रीजन पे। तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब वाला जो रीजन है उसे हम लोग यहां पर क्या बोल दे रहे हैं, कैपेसिटेंस C2 का कैपेसिटर हम लोग कंसीडर कर सकते हैं और जो स्लैब का थिकनेस है वो हम लोगों ने स्मॉल t से डिनोट किया है। अब जो आपका राइट रीजन है उसे अगर हम लोग यहां पर देखें तो उसे हम लोग यहां पर कैपेसिटेंस C3 का कैपेसिटर कह सकते हैं और जो आपकी प्लेट्स थी कैपेसिटर की उनके बीच का सेपरेशन अगर स्मॉल d था तो जो आपका रिमेनिंग यहां पर रीजन का विड्थ होगा वो देखिए यहां पर d माइनस ऑफ t प्लस x से लिखा जा सकता है। अब आप अगर ध्यान से देखें इन तीनों रीजन्स को तो इन्हें सीरीज कॉम्बिनेशन में कंसिडर किया जा सकता है। इनका सीरीज कॉम्बिनेशन अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो देखिए वो कुछ इस तरीके से आपको यहां पर दिखाई देगा। आप देख सकते हैं कि ये तीनों जो कॉम्बिनेशंस थे या तीनों रीजन्स थे वो सीरीज में यहां पर फॉर्म कर रहे हैं तीन कैपेसिटर C1, C2 और C3। जो आपका लेफ्ट वाला रीजन है उसका कैपेसिटेंस C1 है, मिडिल रीजन का कैपेसिटेंस C2 है और जो राइट रीजन है उसका कैपेसिटेंस यहां पर कितना है, C3 है। लेफ्ट वाला जो रीजन है यहाँ पर एयर है तो यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 होगा, ये K है और यहाँ का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट राइट वाले रीजन के लिए भी कितना लिखा जाएगा, 1 ही लिखा जाएगा। अब हम लोग C1 का वैल्यू अगर देखें तो C1 का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई X। ये हम लोगों ने लास्ट स्लाइड में ऑलरेडी देखा है कि जो आपका लेफ्ट वाला रीजन है उसमें जो सेपरेशन या विड्थ है उस रीजन का वो X के बराबर है। इसी तरीके से जो C2 कैपेसिटर है उसका कैपेसिटेंस अगर हम लोग देखें तो वो हो जाएगा आपका एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय T मल्टीप्लाइड बाई K। यहाँ पर T जो है वो आपका रीजन का विड्थ है और जो K है आपका डाइलेक्ट्रिक मीडियम का कांस्टेंट है। इसी तरीके से अगर हम लोग C3 की बात करें तो C3 आपका हो जाएगा यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D माइनस T प्लस X। ये कुछ इस तरीके का यहाँ पर C3 का वैल्यू रिप्लेस किया जा सकता है। अब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अगर हमें देखना है तो सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का वैल्यू जो है वो मेरे ख्याल से सभी को पता होगा, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये कुछ इस तरीके से रिप्लेस किया जा सकता है। अब यहां पर अगर हम लोग वैल्यूज देखें तो 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, आप देखिए 1/C1 का वैल्यू अगर देखेंगे हम लोग तो x अपॉन एप्सिलॉन नॉट A प्लस 1/C2 का वैल्यू अगर हम लोग यहां पर देखें तो वो हो जाएगा t अपॉन एप्सिलॉन नॉट A इंटू K प्लस, और 1/C3 का वैल्यू अगर देखेंगे तो d माइनस ऑफ t प्लस x डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट A। इसे थोड़ा सा और अरेंज करके अगर हम लोग लिखें तो 1/C इक्विवेलेंट आपका आ जाएगा, ये 1/एप्सिलॉन नॉट A हम लोगों ने यहाँ पर कॉमन ले लिया और देखिए आपके पास क्या बचेगा, x अपॉन 1 प्लस t अपॉन K प्लस d माइनस ऑफ t प्लस x अपॉन 1। ये कुछ इस तरीके का आपका एक्सप्रेशन यहाँ पे फॉर्म होता है। तो इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा और रीअरेंज करके अगर लिखा जाए तो C इक्विवेलेंट का वैल्यू आपको मिलता है एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय x अपॉन 1 प्लस t अपॉन K प्लस d माइनस ऑफ t प्लस x अपॉन 1। ये आपका यहाँ पर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकल करके आया। इस एक्सप्रेशन को अगर आप ध्यान से देखें तो इसे एक जनरलाइज फॉर्म में यहां पर लिखा जा सकता है कि C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2
एंड सो ऑन। आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि आपने कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच का जो रीजन है या स्पेस है उसे मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक्स के साथ फिल किया है, और वो मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक्स का जो एरिया है वो कॉमन है आपकी प्लेट्स के साथ, और उनके थिकनेसेस जो है वो T1, T2, T3 एंड सो ऑन है, और उनके जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स हैं वो K1, K2 एंड K3 सो ऑन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंट किया जा सकता है एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय T1 अपॉन K1 फॉर फर्स्ट मीडियम प्लस T2 अपॉन K2 फॉर सेकंड मीडियम एंड सो ऑन। जितने भी मीडियम आपने यहाँ पर रिप्लेस किए हैं उनका एक्सप्रेशन यहाँ पर आप लिखिए और आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मिल जाएगा। तो ये था आपका केस नंबर 1। आगे बढ़ते हैं हम लोग केस नंबर 2 पे। तो केस नंबर 2 देखिए, यहाँ पर हमने आपको दिखाने की कोशिश की है कि अगेन अब आपके पास यहाँ पर कैपेसिटर प्लेट्स हैं और उनके बीच का जो स्पेस है वो अब हम लोगों ने यहाँ पर दो पर्टिकुलर डाइलेक्ट्रिक मीडियम से रिप्लेस किया है जिनके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स यहाँ पर K1 और K2 हैं। तो जो आपका लेफ्ट वाला रीजन है बेसिकली, ये देखिए ये दोनों रीजन्स आपको यहाँ पर दिखाए हैं हम लोगों ने। अब जो आपका लेफ्ट वाला रीजन है यहाँ पर बेसिकली उसका जो विड्थ है वो D1 है, और जो राइट वाला रीजन है उसका विड्थ अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो वो D2 है। और यहाँ पर अगर लेफ्ट रीजन और राइट रीजन को इंडिविजुअल कैपेसिटर्स के फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें तो आप देखिए जो लेफ्ट वाला रीजन है लेट्स से उसका कैपेसिटेंस C1, और जो राइट वाला रीजन जो कैपेसिटर फॉर्म करेगा उसका कैपेसिटेंस लेट्स से C2 है। यहां पर भी हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये दोनों कैपेसिटर्स आपके क्या होंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में होंगे। तो आगे देखिए हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं कि दीज टू आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, और वो सीरीज कॉम्बिनेशन आपको किस तरीके से दिखाई देगा वो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। वो आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पर दिखाई देने वाला है। तो लेफ्ट रीजन जो है यहाँ पर प्लेट एरिया कैपिटल ए और प्लेट्स के बीच का सेपरेशन D1, राइट रीजन में प्लेट एरिया अगेन कैपिटल ए और प्लेट्स के बीच का सेपरेशन यहाँ पे कितना होगा, D2 होगा। अब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अगर हमें लिखना है तो हम लोगों ने जो लास्ट वाले स्लाइड में एक्सप्रेशन डिराइव किया था वहां से इजीली लिखा जा सकता है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपका यहां पर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय T1 अपॉन K1। T1 बेसिकली आपका यहां पर थिकनेस था एक तरीके से, तो वो हो जाएगा D1 अपॉन K1 प्लस D2 अपॉन K2। ये कुछ इस तरीके से यहां पर लिखा जा सकता है। आप सीरीज कॉम्बिनेशन में दोनों को मानेंगे और फिर इक्विवेलेंट लिखेंगे तो भी वो यही एक्सप्रेशन आपको वहां से मिलेगा। तो ये था हमारा केस नंबर 2। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर केस नंबर 3 की तरफ। तो केस नंबर 3 देखिए आपका यहाँ पर क्या है। अब हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया है कि जो कैपेसिटर प्लेट्स हैं आपकी उनमें हम लोगों ने डाइलेक्ट्रिक मीडियम तो दो ही फिल किए हैं, बट एरिया को यहाँ पर हम लोगों ने अब डिवाइड किया है। ये देखिए इस रीजन को अगर आप देखेंगे ध्यान से तो जो आपका लेफ्ट वाला स्पेस है कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में उसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 वाले मीडियम से रिप्लेस किया है, और जो राइट वाला स्पेस है उसको K2 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाले मीडियम से रिप्लेस किया है। और आपके पास यहां पर जो प्लेट्स के बीच का सेपरेशन है वो अब दोनों डाइलेक्ट्रिक मीडियम्स के लिए क्या होगा, कॉमन होगा, जो कि स्मॉल d के बराबर है। तो लेफ्ट वाला रीजन जो है वो एक कैपेसिटर फॉर्म करेगा। प्लेट एरिया लेट्स से आपका A1 है, और राइट वाले रीजन के लिए जो प्लेट एरिया कवर हो रहा है लेट्स से वो आपका A2 है। हाफ एरिया भी कवर हो सकता है, A/4 3A/4 भी कवर हो सकता है, किसी भी रेशियो में आपका एरिया यहां पर कवर हो सकता है। तो आप लेफ्ट वाले रीजन को अगर एक कैपेसिटर की तरह यहां पे ट्रीट करें तो वो कैपेसिटर देखिए आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। उसका कैपेसिटेंस हम लोग यहाँ पे C1 बोल दे रहे हैं, और जो राइट वाला रीजन है आपका उसका कैपेसिटेंस आपको यहाँ पर C2 लिख करके दिखाया गया है। और यहाँ पर अब हम लोग देखें कि दोनों किस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन में आपको दिखाई देंगे, तो आप सोच करके देखिए कि ये जो दोनों कैपेसिटर इस तरीके से आपके फॉर्म हुए हैं उनके अक्रॉस जो डेवलप्ड पोटेंशियल ड्रॉप है वो कॉमन होगा। अब अगर कैपेसिटर्स हैं आपके पास और उनके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कॉमन है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में यहां पर होंगे। तो इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर हम लोग देखें तो वो आपको कुछ इस तरीके से यहां पे दिखाई देगा। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर है तो इक्विवेलेंट हमें लिखना है। तो देखिए यहां पर C1 का वैल्यू अगर मैं देखूं तो C1 का वैल्यू लिखा जा सकता है एप्सिलॉन नॉट A1 डिवाइडेड बाय प्लेट्स के बीच का सेपरेशन D एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज K1। एंड C2 का वैल्यू अगर हम लोग देखें तो वो हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A2 प्लेट्स के बीच का सेपरेशन D, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज K2। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर्स के लिए इक्विवेलेंट जो होता है वो C1 प्लस C2 से डिनोट किया जाता है। तो आप यहाँ पर सिंपली इन दोनों को ऐड कर दीजिए, आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं कुछ एग्जांपल्स की तरफ। इन्हीं पर बेस्ड, इन्हीं कंसेप्ट्स पर बेस्ड हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर फॉर्म किए हैं। तो देखिए एग्जांपल नंबर 1 ये रहा आपके सामने। एग्जाम्पल नंबर 1 बिल्कुल बेसिक है। इसमें देखिए आपको यहाँ पर क्या दिया गया है कि आपके पास अगेन ये कॉम्बिनेशन है कैपेसिटर्स प्लेट्स के बीच में जो है हम लोगों ने मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक्स मीडियम यहाँ पे इंसर्ट किए हैं, और उनके थिकनेसेस भी आपको यहाँ पे शो किए गए हैं D1, D2 एंड D3।
तो आपको यहाँ पर क्या करना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यहाँ पर फाइंड आउट करके बताना है कि इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा। तो सोल्यूशन के बारे में अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो बिल्कुल सिंपल है ये। तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू प्लेट एरिया, आपको क्वेश्चन में A गिवन है, एप्सिलॉन नॉट A होल डिवाइडेड बाय T1 अपॉन K1। T1 बेसिकली क्या था, थिकनेस था, तो आपका हो जाएगा D1 अपॉन K1 प्लस D2 अपॉन K2 प्लस D3 अपॉन K3। ये कुछ इस तरीके से यहां पर लिखा जा सकता है। ये आपके इस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कहलाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसी पर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं। तो एग्जांपल नंबर 2 देखिए, आपको यहां पर दिखाया गया है। एग्जांपल नंबर 2 में भी आपको देखिए क्या बोला गया है, इन द फिगर अ कैपेसिटर इज फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक्स, द रिजल्टेंट कैपेसिटेंस इज। आपको इस कॉम्बिनेशन का भी रिजल्टेंट कैपेसिटेंस यहां पर ढूंढ करके बताना है। अब यहां पर हम लोगों ने क्या किया है, 3 डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखे हैं और तीनों डाइलेक्ट्रिक मीडियम के कॉन्स्टेंट्स आपको गिवन है K1, K2 एंड K3। तो अब आप ध्यान से देखें तो इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन की तरह ट्रीट कर सकते हैं, कुछ ऐसे। आप यहां पर देखिए कि कैपेसिटर की प्लेट्स जो हैं वो कुछ इस तरीके से अरेंज्ड है हॉरिजॉन्टली। तो ये जो आपका K3 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला मीडियम है, ये एक कैपेसिटर फॉर्म करेगा और K1 और K2 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाले मीडियम्स जो है वो इंडिविजुअली एक एक कैपेसिटर फॉर्म करेंगे जो कि सीरीज में होंगे। और आप देख सकते हैं कि प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, तो वो K3 के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वही K1 और K2 के सीरीज कॉम्बिनेशन के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा। मतलब कि K1 और K2 का जो सीरीज कॉम्बिनेशन है वो K3 के साथ यहां पर क्या होगा, पैरेलल में होगा। वो मैंने आपको यहां पर जो है ड्रॉ करके दिखाया है। तो इस वाले कैपेसिटर को हम लोग C1 बोल दें, इसको C2 बोल दें और इसको हम लोग यहां पर क्या कह देते हैं, C3 कह देते हैं। आप यहां पर वैल्यूज रिप्लेस कर सकते हैं। C1 का वैल्यू अगर हम लोग देखें तो आप देखिए एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर देखिए जो प्लेट एरिया है लेट्स से वो हाफ कवर हुआ है, मतलब कि ये वाला जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है वो A/2 एरिया कवर कर रहा है एंड ये जो आपका डाइलेक्ट्रिक मीडियम है वो भी प्लेट का हाफ एरिया कवर कर रहा है। तो C1 का वैल्यू आप यहां पर कैसे लिखेंगे, C1 का वैल्यू आप लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट A/2 होल डिवाइडेड बाय प्लेट्स के बीच का सेपरेशन। अब आप यहां पर देख सकते हैं प्लेट्स के बीच का सेपरेशन C1 के लिए कितना है, D होगा। तो एप्सिलॉन नॉट A/2 अपॉन D और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहां पर कितना है, K1 है। इसी तरीके से आप C2 का वैल्यू भी रिप्लेस कर सकते हैं। C2 का वैल्यू अगर आप लिखेंगे तो वो हो जाएगा आपका एप्सिलॉन नॉट A/2 डिवाइडेड बाय D एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज K2। और इसी तरीके से हम लोग लास्ट C3 का वैल्यू देखें तो C3 का वैल्यू आपका हो जाएगा यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट A/2 डिवाइडेड बाय, अब उसके लिए प्लेट्स के बीच का सेपरेशन जो है वो 2D होगा। ऑब्वियस सी बात है, ये पूरा कैपेसिटर आपका फॉर्म हो रहा है C3 और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपका यहाँ पर कितना है, K3 है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर इन दोनों के सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट उसके साथ पैरेलल में होगा। तो C इक्विवेलेंट अगर आपको यहाँ पर लिखना है तो C इक्विवेलेंट आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर लिख सकते हैं। ये आपका सीरीज कॉम्बिनेशन है तो वो हो जाएगा C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 और फिर उसके बाद वो C3 के साथ पैरेलल में है तो प्लस C3। ये आपका यहाँ पर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन का निकल करके आएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखिए आपको यहाँ पर क्या गिवन है, आपके पास अगेन अब एक नया कॉम्बिनेशन है और इसमें आपको क्या करना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यहाँ पर फाइंड आउट करके लाना है। यहाँ पर क्या है, K1, K2 और K3 कुछ इस तरीके से आपके अरेंज्ड हैं। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के सोल्यूशन के बारे में अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो आप देखिए ये लास्ट वाले से थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पर किसी के दिमाग में ऐसा आ सकता है कि इन दोनों को पैरेलल में और इसके साथ आप सीरीज में कंसिडर कर लीजिए उनके पैरेलल कॉम्बिनेशन को, बट ऑब्वियस सी बात है ऐसा यहाँ पर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप देखें यहाँ का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कुछ और है और इस पर्टिकुलर रीजन का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कुछ और है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी K1 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाले मीडियम में वो कुछ और होगा और यहाँ पर K2 कांस्टेंट जो है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी डेवलप आपकी वो कुछ और वैल्यू रखेगी। तो आप इन दोनों को पैरेलल कॉम्बिनेशन में नहीं मान सकते क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस भी दोनों के अक्रॉस अलग अलग आएगा। और अगर दो कैपेसिटर्स पैरेलल में हैं मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के अक्रॉस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं कि इस K3 को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं और K3 को 2 पार्ट में डिवाइड करने के बाद आप क्या कर सकते हैं कि K3 का हाफ पार्ट जो है वो K1 के साथ सीरीज कॉम्बिनेशन में है और K3 का जो राइट वाला हाफ पार्ट जो है वो आपके K2 के साथ सीरीज कॉम्बिनेशन में है और उनके सीरीज कॉम्बिनेशंस ऑब्वियस सी बात है आपस में पैरेलल होंगे क्योंकि
ये रीजन के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपका यहाँ पर दोनों साइड के लिए क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पर आपके पास 4 कैपेसिटर्स बनेंगे। लेट्स से आपने इसको C1 बोल दिया, इसको C2 बोल दिया, इसको C3 बोल दिया और इसको C4 बोल दिया। आप चारों का यहाँ पर इक्विवेलेंट निकालेंगे और आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यहाँ पर इस पर्टिकुलर सिस्टम का मिल जाएगा। मैं आपको वैल्यूज लिख करके बता देता हूँ। यहाँ पर C1 का वैल्यू अगर आप देखेंगे तो वो हो जाएगा ε0 a/2। एरिया आपका यहाँ पर हाफ है क्योंकि आपने हाफ पार्ट में डिवाइड कर दिया और सेपरेशन आपका यहाँ पर d होगा। तो ε0 a/2 अपॉन d मल्टीप्लाइड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपका K3 है। फिर उसके बाद C2 का वैल्यू अगर हम लोग देखें तो वो आ जाएगा आपका ε0 a/2 होल डिवाइडेड बाय d, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपका ये वाले रीजन का कितना है, K1 है। और इसी तरीके से C3 की वैल्यू अगर हम लोग देखें तो वो हो जाएगा ε0 a/2 डिवाइडेड बाय d इंटू K3, ये आपका C1 के बराबर ही होगा, आइडेंटिकल है। और C4 की वैल्यू लास्ट हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं ε0 a/2 होल डिवाइडेड बाय d मल्टीप्लाइड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपका यहाँ पर है K2। और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अगर आपको लिखनी है तो आप देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन C1 C2 का और सीरीज कॉम्बिनेशन C3 C4 का आपस में पैरेलल है। तो वो हो जाएगा आपका C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 प्लस C3 C4 अपॉन C3 प्लस C4। तो इस तरीके से इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट हम लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं।